ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद द क्लास। इंशाल्लाह आज हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सप्लेनेशन जो है वो देखेंगे। और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की तीसरी कैटेगरी है। हमने डिस्कस किया है कि सिलेबस का चौथा टॉपिक जिसका नाम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, उसकी सबसे पहली चीज़ थी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। उसके बाद हमने पढ़ा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड नाउ वी आर ऑन ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। और क्योंकि ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स का पार्ट है, लिहाजा geometric distribution is also used to model discrete random variables just like binomial distribution. Binomial distribution जो है वो भी discrete distribution है, और जो geometric distribution है वो भी discrete distribution है। मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है ना? एक स्टूडेंट मुझे कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही थी, मैंने कहा एक कंफर्मेशन दे दूं। चाहिए स्पेसिफिकली एक इशू किसी के साथ आ रहा है। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है इट इज़ यूज टू मॉडल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। और बाइनोमियल और ज्योमेट्रिक दोनों जो हैं वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स को मॉडल करते हैं, राइट? बाइनोमियल भी और ज्योमेट्रिक भी। तो इसका मतलब दोनों डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, और इसके अंदर आपको पता है डिस्क्रीट वेरिएबल्स काउंटेबल होते हैं। ये बात हमने तफसीलन डिस्कस की हुई है पहले। अच्छा, फिर सबसे पहले हमने बाइनोमियल में भी देखा था कंडीशंस व्हिच मस्ट बी मेट फॉर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। पहले हमने देखा था कंडीशन व्हिच मस्ट बी मेट फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू बी अ सुटेबल मॉडल। नाउ वी आर लुकिंग एट द कंडीशन व्हिच मस्ट बी मेट फॉर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन टू बी अ सुटेबल मॉडल। तो मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में सारी कंडीशंस वही हैं सिवाय एक कंडीशन, और वो एक कंडीशन है फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स। मैं आपको पहले थोड़ा सिनेरियो समझा दूं ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो जाए। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये करते थे कि हम कोई भी काम फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स करते। मतलब मिसाल है, अगर वी आर थ्रोइंग अ डाई and let's suppose if obtaining a score greater than 4 was the objective, obtaining a score of greater than 4 was success for us। एग्जामिनर बयान करता था ना सक्सेस हमेशा, तो यहाँ भी ऐसा ही है, सक्सेस हमेशा बयान हुई भी होगी। तो अगर 4 से बड़ा नंबर लाना मेरे लिए सक्सेस है, तो अगर 15 दफा मैंने डाई को फेंका, तो मैं 15 दफा फेंक कर ये देखता था कितनी दफा स्कोर ग्रेटर देन 4 आया। तो फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी कि 15 दफा फेंकता था और उसमें नोट करता था कितनी दफा ग्रेटर देन 4 आया। नंबर ऑफ सक्सेसेस नोट किया करता था। बाइनोमियल में मैं फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स करता हूं और उसके बाद उन ट्रायल्स में देखता हूं कि कितनी दफा मुझे सक्सेस मिली। जबकि ज्योमेट्रिक का कॉन्सेप्ट अलग है। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इस मॉडल पे चलता है। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट ये है कि मैं जब तक चलता रहूंगा जब तक कि सक्सेस ना आए। बाइनोमियल कहता है कि फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स कंडक्ट होंगे और नोटिंग होगी कितनी दफा सक्सेस आती है। जबकि ज्योमेट्रिक कहता है मैं काम ही तब तक करूंगा जब तक सक्सेस नहीं आती। मतलब पता चला कि मुझे 15 दफा या 20 दफा या 25 दफा फेंकने की जरूरत नहीं है। अगर पहली दफा में सक्सेस आ गई तो ज्योमेट्रिक कहेगा बस हो गया काम, एक ही ट्रायल हुआ और वो पहला सक्सेसफुल हो। अगर दूसरी दफा में सक्सेस आ गई तो पहली दफा फेलियर, दूसरी दफा सक्सेस। अगर तीसरी दफा में सक्सेस आई तो बस तीसरी दफा के बाद रुक जाएंगे। ज्योमेट्रिक कहता है रुकना तब है जब सक्सेस आ जाए। तो इसका मतलब जब हम डाई को फेंकने लगे ग्रेटर देन 4 अगर पहली दफा में आ गया तो हम कहे चलो भाई हम सक्सेसफुल हो गए। इसीलिए ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स नंबर ऑफ सक्सेसेस नहीं होता, बल्कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स अप टू एंड इंक्लूडिंग द फर्स्ट सक्सेस। पहली सक्सेस तक जितने ट्रायल्स हुए हैं वही एक्स की वैल्यू बन जाती है। मैं इसको मजीद वजाहत के साथ आपके सामने रखता हूँ। अभी मैंने सिर्फ एक बुनियादी कॉन्सेप्ट बताया है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम काम तब तक करते हैं, सॉरी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स डिसाइड कर लेते हैं कि भाई मैं 15 दफा डाई फेंकूंगा या 20 दफा फेंकूंगा या 25 दफा फेंकूंगा, और फिर उसमें से मैं नोट कर लूंगा कि कितनी दफा जो है मेरी सक्सेस आती।
5 दफा सक्सेस आती है, 10 दफा सक्सेस आती है, या अगर 15 ट्रायल्स थे तो 15 की 15 दफा सक्सेस आती है, ये मैं नोट कर लूँ। जबकि ज्योमेट्रिक में हम सबसे पहले कोई फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स डिफाइन नहीं करते, हम कहते हैं हम काम तब तक करते जाएंगे, मतलब डाई को तब तक रोल करते जाएंगे जब तक नंबर ग्रेटर देन 4 ना आए। तो ये बुनियादी फर्क हो गया। अच्छा, इसीलिए ज्योमेट्रिक की तमाम कंडीशंस वही हैं जो बाइनोमियल की थी, सिवाय एक के। एक कंडीशन जो बाइनोमियल में थी वो थी फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स, जबकि यहाँ वो कंडीशन नहीं। इसीलिए मैंने लिखा है नोट द नंबर ऑफ ट्रायल्स आर नॉट फिक्स। कैसे फिक्स्ड हो सकते हैं? हमें ये पता ही नहीं है कि हम कामयाब होने कब वाले हैं। तो पहली सक्सेस जब आएगी उस वक्त तक हम काम करते चले जाएंगे, उस वक्त तक हम ट्राई करते चले जाएंगे, बट जैसी सक्सेस आई हम रुक जाएंगे। इसलिए नंबर ऑफ ट्रायल्स फिक्स नहीं है। इसलिए फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स के अलावा बाकी कंडीशंस वही हैं। अ सिंगल ट्रायल हैज एग्जैक्टली टू पॉसिबल आउटकम्स, सक्सेस और फेलियर, एंड दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर हम एक ट्रायल कंडक्ट करते हैं तो या तो हम सक्सेसफुल होंगे या हम फेल होंगे। मतलब अगर यहाँ भी हम क्राइटेरिया वही डिफाइन करते हैं कि एक डाई को, फेयर ऑर्डिनरी डाई को रोल करके ये देखना है कि नंबर ग्रेटर देन 4 आए, यानी कि 5 या 6 आ जाए, जिसकी प्रोबेबिलिटी 2/6 यानी कि 1/3 है, तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो जाती है, जो कि एवरी ट्रायल में कांस्टेंट होगी। तो ये आखिरी कंडीशन यही है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एट ईच ट्रायल इज कांस्टेंट। और मैंने कहा था ये दो कंडीशंस आपस में रिलेटेड होती है। द आउटकम ऑफ ईच ट्रायल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटकम ऑफ ऑल द अदर ट्रायल्स। ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इस शॉर्टकट में यही बात मैंने वहां लिखी हुई थी। द आउटकम ऑफ ईच ट्रायल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटकम ऑफ ऑल द अदर ट्रायल्स। तो अगर आउटकम इंडिपेंडेंट होता है एक ट्रायल का दूसरे ट्रायल से, दैट इज वाई सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट होती है। या यूं सोच लें कि क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कांस्टेंट होती है, लिहाजा एक ट्रायल का आउटकम दूसरे ट्रायल के आउटकम पे डिपेंडेंट नहीं है। दैट इज व्हाई वी से दैट द आउटकम्स ऑफ द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। और हर ट्रायल के दो पॉसिबल आउटकम हैं, सक्सेस और फेलियर, यानी कि जब डाई को रोल करूंगा तो या तो ग्रेटर देन 4 आएगा या ग्रेटर देन 4 नहीं आएगा। अगर ग्रेटर देन 4 आ गया तो सक्सेस, और ग्रेटर देन 4 नहीं आया तो फेलियर। मतलब जो कंडीशन जिस तरह बाइनोमियल में समझाई थी एज इट इज यहाँ पर भी लागू। बस एक बुनियादी डिफरेंस जो था मैंने आपको बता दिया, बाइनोमियल डिसाइड कर लेता है कि भाई कोई भी काम फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स तक होना, फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स बाइनोमियल डिसाइड कर लेता है। और फिर चाहे मुसलसल सक्सेस ही क्यों ना आए, जितने ट्रायल्स डिसाइड हुए हुए होते हैं उतनी दफा वो काम करना ही पड़ता है, और फिर नोटिंग होती है कि कितनी दफा सक्सेस आई। जबकि ज्योमेट्रिक में ऐसा नहीं है। सक्सेस का क्राइटेरिया डिफाइन होता है, कोई फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स डिफाइन नहीं होते, और काम तब तक किया जाता है जब तक के सक्सेस ना आ जाए, मतलब पहली सक्सेस तक। अच्छा, और वहां पर जो एक्स की वैल्यू थी ना वो नंबर ऑफ सक्सेसेस थी। मतलब मिसाल है, अगर एन 15 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5 का मतलब होता था कि 15 में से 5 सक्सेसेस हुई। और फॉर्मूला करते थे 15C5 P⁻5 Q⁻10, कि भाई 15 में से 5 दफा सक्सेसफुल हुआ हूँ, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी टू द पावर ऑफ 5, यानी कि नंबर ऑफ सक्सेसेस, एंड फेलियर की प्रोबेबिलिटी टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ फेलियर्स। ये हम बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट पढ़ते थे। बिकॉज एक्स डिनोटेड द नंबर ऑफ सक्सेसेस, एक्स का मतलब था नंबर ऑफ सक्सेसेस, जबकि यहाँ एक्स का मतलब नंबर ऑफ सक्सेसेस नहीं। यहाँ रैंडम वेरिएबल एक्स का मतलब है नंबर ऑफ ट्रायल्स अप टू एंड इंक्लूडिंग द फर्स्ट सक्सेस। मतलब है कि अगर मिसाल है कि पहली दफा में सक्सेस आ गई, तो इसका मतलब मैंने एक ही दफा डाई को रोल किया, इसका मतलब एक्स की वैल्यू होगी 1, और मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 निकालूंगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी पी, क्योंकि पहली दफा में सक्सेस आ गई, फेलियर का तो नामो निशान ही नहीं है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब टोटल ट्रायल्स 2 हुए। टोटल ट्रायल्स 2 क्यों हुए हैं? क्योंकि दूसरी दफा में सक्सेस आई है, तो इसका मतलब पहली दफा में फेलियर, दूसरी दफा में सक्सेस, QP। अच्छा, अगर मिसाल है एक्स इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो यहाँ एक्स इक्वल टू 3 का मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 3 हुए हैं। क्यों भाई 3 हुए? क्योंकि 2 दफा फेलियर हुआ और तीसरी दफा में सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 4, क्यों भाई 4 क्यों है एक्स की वैल्यू? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 4 हैं।
अच्छा भाई टोटल ट्रायल्स 4 क्यों है? क्योंकि चौथी दफा में सक्सेस आ गई थी, बाकी 3 दफा फेलियर थी। तो आप देख सकते हैं कि एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो एक्स की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स को इंडिकेट करेगी और टोटल नंबर ऑफ फेलियर उससे एक कम। अगर एक्स की वैल्यू 4 है तो नंबर ऑफ फेलियर्स 3 थी क्योंकि चौथी दफा में सक्सेस थी। अगर एक्स की वैल्यू 3 है तो टोटल नंबर ऑफ फेलियर्स 2 थी क्योंकि तीसरी दफा में सक्सेस थी। अगर एक्स की वैल्यू मिसाल है 15 है, इसका मतलब 14 दफा फेलियर हुआ और 15वीं दफा सक्सेस, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स मिला के 15 हो गए। यही यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू क्यू पावर आर माइनस 1 इंटू पी। कि अगर एक्स की वैल्यू आर है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आर हुए हैं, इसका मतलब फेलियर जो है उसकी अकरेंस आर माइनस 1 टाइम्स है। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स अगर आर है तो फेलियर मतलब आर माइनस 1 दफा है, तो क्यू की पावर हो जाएगी आर माइनस 1 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम पी से, जो कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है और सक्सेस एक दफा। तो फेलियर क्यू होता है, फेलियर की प्रोबेबिलिटी को क्यू कहते हैं और पावर में नंबर ऑफ फेलियर्स आ गया जो कि आर माइनस 1 है, क्योंकि टोटल ट्रायल्स अगर आर थे तो आर माइनस 1 दफा फेलियर थी और फिर आर्थ दफा सक्सेस हो गई, तो एक दफा सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दिया। तो सबसे पहले कंडीशंस, 3 कंडीशंस वही हैं, वहां 4 जो थी, यहाँ पर सिर्फ 3 है, चौथी फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स वाली नहीं है। एवरी पॉसिबल आउटकम, एवरी ट्रायल हैज 2 पॉसिबल आउटकम, सक्सेस और फेलियर एंड दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सक्सेस हो गया तो फेलियर नहीं हो सकता, फेलियर हुआ तो सक्सेस नहीं हो सकता। द आउटकम ऑफ ईच ट्रायल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटकम ऑफ ऑल द अदर ट्रायल्स। मतलब अगर मेरी पहली दफा में फेलियर आया है तो अब दूसरी दफा में फेलियर आ सकता है, तीसरी दफा में फेलियर भी आ सकता है, सक्सेस भी आ सकता है, मुझे नहीं पता कि क्या आएगा, मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब आउटकम इंडिपेंडेंट है हर ट्रायल का। और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट है, तो अगर सक्सेस के चांसेस 1/3 हैं तो चाहे मैं 10th ट्रायल ही क्यों ना कर रहा हूँ, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम ही रहेगी। सही है। और फिर random variable, the probability distribution of a random variable x with a geometric distribution, over here x is not number of successes, it is total number of trials up to and including the first success, क्योंकि सक्सेस तो होनी एक दफा है। तो the random variable x which represents the number of trials up to and including the first success in an experiment has a probability distribution given by। probability distribution का फॉर्मूला भी बता दिया कि probability of x equals to r, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हुए आर और फेलियर हुई आर माइनस 1 दफा और एक दफा सक्सेस हुई। अच्छा एक बात और, बाइनोमियल में जो एक्स की वैल्यू लिखी थी ना, दैट कुड हैव बीन 0, और अगर फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स एन है तो करते करते एन तक हो सकती थी, क्योंकि एक्स का मतलब था नंबर ऑफ सक्सेसेस। नंबर ऑफ सक्सेसेस कम से कम कितनी हो सकती थी? 0। फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स अगर 15 है और मुझे ग्रेटर देन 4 चाहिए, तो हो सकता है कि 15 में से एक भी दफा ग्रेटर देन 4 ना है, मैं तो 15 दफा करूंगा उसके बाद रुक जाऊंगा, तो सक्सेस का आना जरूरी भी नहीं है। मुझे तो फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स परफॉर्म करने हैं, चाहे मैं सक्सेसफुल होता हूँ या फेलियर हो जाता है। तो ये भी हो सकता है कि 15 की 15 दफा नाकाम हो जाऊं, तो उस केस में नंबर ऑफ सक्सेसेस यानी एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है। जबकि ये भी हो सकता है कि एक्स की वैल्यू एन हो जाए, मतलब टोटल नंबर ऑफ सक्सेसेस टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स से मैच कर जाए। फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स 15 थे और 15 की 15 दफा जो है वो ग्रेटर देन 4 आ जाए, तो इसका मतलब मैं 15 की 15 दफा सक्सेसफुल हो गया। तो एक्स की वैल्यू 0 भी हो सकती थी और मैक्सिमम एन भी हो सकती थी। यहाँ पर क्योंकि ये जो आर है ये नंबर ऑफ सक्सेसेस नहीं है बल्कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कम से कम तो एक होगा, पहला ट्रायल तो होगा ही ना। तो एक्स क्योंकि वहां नंबर ऑफ सक्सेसेस था और नंबर ऑफ सक्सेस 0 हो सकती थी, तो एक्स की वैल्यू 0 हो सकती थी। बट यहाँ आर की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, आर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि आर का मतलब है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स अप टू एंड इंक्लूडिंग द फर्स्ट सक्सेस। तो अगर पहली ही दफा में मुझे ग्रेटर देन 4 मिल जाता है डाय पे, जो मेरा क्राइटेरिया सेट हुआ है, तो इसका मतलब फिर आर की वैल्यू 1 होगी और सक्सेस भी एक दफा होगी, फेलियर कोई होगी नहीं। क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू 1 है मिसाल है, तो आर क्यू की पावर हो जाएगी 1 - 1 और पी की पावर तो 1 ही है, तो क्यू पावर 0 जो है वो 1 हो जाएगा, तो ये गायब हो जाएगा, तो सिर्फ पी बचेगा, दैट्स इट, सिर्फ पी बचेगा। तो आर की वैल्यू 1 भी हो सकती है और करते करते इसकी कोई लिमिट भी नहीं है।
वहां तो नंबर ऑफ फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स अगर n है तो n तक x की वैल्यू रुक जाती थी, लेकिन यहाँ तो हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स का पता ही नहीं है कोई कब सक्सेस होगी। हो सकता है 50 दफा कर लूं तो भी सक्सेस ना हासिल हो। तो वो ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट कहता है करते जाओ जब तक सक्सेसफुल नहीं होते। तो इसीलिए आर की मिनिमम वैल्यू टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कम से कम एक, और ज्यादा से ज्यादा की कोई लिमिट नहीं, क्योंकि पता ही नहीं कि कामयाबी कब आएगी। बस जहां पहली कामयाबी आई वहां रुक जाएंगे, लेकिन कामयाबी आएगी कब ये पता नहीं। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, क्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, और पी प्लस क्यू मिला के 1 के बराबर है, दैट इज वाई क्यू इक्वल 1 माइनस पी। ये सब बातें बाइनोमियल वाली। सक्सेस विल बी डिफाइंड बाय द एग्जामिनर। हालांकि मैंने एक ही बात को कई दफा रिव्यू भी करवाया, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहता हूँ कि क्या जो बातें मैंने अब तक अर्ज की क्या आपको समझ आ गई हैं? एक एक्नॉलेजमेंट दे दें तो आगे बढ़ जाते हैं। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह बात समझ आ रही है। अच्छा जी, फिर हम आ जाते हैं पैरामीटर ऑफ अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। हमने बाइनोमियल के पैरामीटर क्या देखे थे? अच्छा, मैं आपको फॉर्मूला शीट भी दिखाता चलूँ। फॉर्मूला शीट में फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। पहले चलें ज्योमेट्रिक का मैं फॉर्मूला यहाँ से दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बाइनोमियल ज्योमेट्रिक दोनों के फॉर्मूला शीट में दिखा देता हूँ। पेरीमीटर ऑफ अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में दो पेरीमीटर्स थे, एन एंड पी। एन मतलब फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स और पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। क्योंकि यहाँ पर फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स तो है नहीं ज्योमेट्रिक में, तो एक ही पेरीमीटर है, दैट इज पी। देयर इज जस्ट वन पेरीमीटर एंड दैट इज पी। तो अगर x बिलोंग्स टू GEO लिखा हुआ है मतलब x बिलोंग्स टू ज्योमेट्रिक, और ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखी हुई है दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। इस तरह से लिखता है वो, x बिलोंग्स टू GEO, ब्रैकेट में लिख दिया 0.4। इसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मेरी 0.4 है, p 0.4 है, और q 0.6 हो जाए। अच्छा, हमारा जो सिलेबस है कैम्ब्रिज का, उसमें वेरिएंस ऑफ अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का कोई जिक्र नहीं है। वेरिएंस जो है ना, नॉट रिटन इन सिलेबस, नॉट रिक्वायर्ड बाय CI सिलेबस। बट मैंने कहा फॉर्मूला लिखने की हद तक क्या मसला है, जब एक नॉलेज दे ही रहा हूँ तो वेरिएंस का फॉर्मूला बता भी दूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तो मैंने इसलिए ये फॉर्मूला लिख दिया। जबकि जितने भी ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के सवालात आए हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन 2020 ऑनवर्ड दाखिल हुआ है सिलेबस में। 2020 की पहली अटेम्प्ट मार्च से टेस्ट होना शुरू हुआ, और इसीलिए इसके सवालात बाकी टॉपिक से मुकाबले में कम है कंपाइलेशन में, क्योंकि ये 2020 से एंटर हुआ है सिलेबस के अंदर। अब तो खैर काफ़ी साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बाकी तो टॉपिकल हमारे क्योंकि 2009 से हैं, लेकिन इसके टॉपिकल 2020 ऑनवर्ड से। सही है। अच्छा, वेरिएंस सिलेबस का से रिक्वायर्ड नॉलेज नहीं है, बट इसका फॉर्मूला मैंने लिखने की हद तक लिख दिया है। यहाँ तक कि सिलेबस में इसने, सॉरी फॉर्मूला शीट में भी इसने जो है खाली एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला लिखा है। बाइनोमियल का इसने एक्सपेक्टेशन वेरिएंस दोनों का लिखा है, लेकिन ज्योमेट्री का इसने सिर्फ एक्सपेक्टेशन का लिखा है, क्योंकि सिलेबस ने मेरी वेरिएंस का वर्ड नहीं, वेरिएंस ऑफ अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मांगा, और फॉर्मूला शीट में भी इसीलिए मेंशन नहीं। हर मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया। तो ये समझ लें आप, सिलेबस से रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन एक फॉर्मूला की हद तक आपके सामने है ताकि आपकी नॉलेज बेस का पार्ट बन जाए। सवाल भी आज तक इस पे नहीं आया क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ ही नहीं। तो देर इज जस्ट वन पेरीमीटर एंड दैट इज सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल विद ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला होता है 1/p। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है q/p²। बट जैसा कि मैंने कहा कि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, खाली नॉलेज की हद तक है, अपने जहन में रखेंगे, मतलब एक दफ़ा पढ़ लेंगे, कभी आगे फ्यूचर स्टडीज में काम आ सकता है। एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो है दैट इज 1/p। मैं इसलिए एहतियातन बता देता हूँ कि भाई मिसाल है, कभी कभार एग्जामिनर का जो है ना वो कोई ऐसी चीज़ दे देता है जो कि हट के होती है। सिलेबस में ये भी नहीं लिखा कि वेरिएंस इज नॉट रिक्वायर्ड। सिलेबस में खाली एक्सपेक्टेशन के बारे में जिक्र किया, वेरिएंस के बारे में ये भी नहीं कहा कि वेरिएंस इसका रिक्वायर्ड नहीं है। बाकी सबका तो वेरिएंस चाहिए होता है, तो मैंने कहा इसका वेरिएंस क्यों नहीं रिक्वायर्ड है, तो लिखा हुआ भी नहीं है। तो मैंने कहा कभी अचानक वेरिएंस पूछ ना ले, इसलिए याद भी करके जाएंगे एग्जाम में एहतियातन। वैसे आता नहीं है, सिलेबस ने मांगा भी नहीं है, लेकिन q/p² याद करने में देरी कितनी लगती है। अच्छा, मैंने एक्सपेक्टेशन जो है, जब मैंने बायनोमियल में एक्सपेक्टेशन करवाई थी, तो एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला था NP, और मैंने कहा था मिसाल है
कि 60 ट्रायल्स हुए हैं और ग्रेटर देन 4 जो है उसके आने के चांसेस 1/3। इसका मतलब 3 दफा जब मैं कोई काम करता हूँ, 3 दफा मैं डाई को 1/3 का मतलब क्या है? 33.333% चांसेस है। इसका मतलब मैं 3 दफा जब डाई को रोल करूंगा तो उसमें से एक दफा चांस है कि ग्रेटर देन 4 आएगा। अगर ग्रेटर देन 4, 5 या 6 का आना मैंने सक्सेस का क्राइटेरिया बनाया है। तो भाई 3 दफा में एक दफा आएगा, 3 दफा फेंकने पर एक दफा सक्सेस आएगी, तो 60 ट्रायल्स में कितनी दफा सक्सेस आएगी? तो अब इसीलिए जब एन को पी से मल्टीप्लाई करते थे 60 इंटू 1/3 से 20 आ जाता था। 60 दफा डाई को रोल करने पे 20 दफा सक्सेस आई। 60 times 1/3 will give you 20, which is the expected number of successes in 60 trials. कि अगर 60 ट्रायल्स इन टोटल हुए हैं तो हाउ मेनी नंबर ऑफ सक्सेसेस डू यू एक्सपेक्ट? कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि एक्स क्या आएगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि एक्स क्योंकि नंबर ऑफ सक्सेसेस को डिनोट करता है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का मतलब होता था एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सक्सेसेस। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सक्सेसेस। तो अगर 60 दफा हुआ है तो 60 ट्रायल्स हुए हैं, इसका मतलब क्योंकि चांसेस 1/3 है सक्सेस के, तो 60 ट्रायल्स करने पर मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मैं 20 दफा सक्सेसफुल होऊंगा। कि 20 दफा जो है 60 दफा पिकने में 20 दफा ग्रेटर देन 4 आएगा। जबकि एक्सपेक्टेशन तो एक जरूरी तो नहीं है ना कि एक्सपेक्टेशन वाला मामला ही हो। उम्मीद ये होती है, जरूरी और फर्ज तो कुछ नहीं है। भाई मुझे आपसे उम्मीद है कि आप A स्टार लाओगे, मैं किसी स्टूडेंट को कहता हूँ सर बच्चा आपको मुझे आपसे उम्मीद है कि आप A स्टार लाओगे क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस थ्रू आउट द ईयर बहुत अच्छी रही। अब अगर उसका किसी भी वजह से कोई तबीयत खराब हो गई, कोई मसला हो गया और वो स्टार नहीं आया, तो हो सकता है ऐसा, चांसेस हाई होते हैं कि ए आएगा या A स्टार आएगा। लेकिन अगर A स्टार की एक्सपेक्टेशन A स्टार नहीं आता मिसहैप की वजह से, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जरूरी तो नहीं है कि जो एक्सपेक्ट करूँ वही हो जाए। बाद बात बच्चे आते हैं सर सॉरी आपने इतना एक्सपेक्ट किया, मैं आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर सका। तो कोई बात नहीं यार, इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ, इट्स पार्ट ऑफ द गेम, कोई मसला नहीं। आपने मेहनत की, एफर्ट डाली, उसके बाद बाकी तकदीर का फैसला था, जो बेहतर जो नसीब में था वो हो गया। बहरहाल ये एक्सपेक्टेशन जो है, ये रियलिटी में ये चीज होगी या नहीं ये पता नहीं, लेकिन ये एक्सपेक्टेड जरूर है। तो बाइनोमियल में ई एक्स का मतलब था एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, मतलब एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सक्सेसेस इन द एंड ट्रायल्स। यहाँ पर क्योंकि एक्स का मतलब है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स अप टू एंड इंक्लूडिंग द फर्स्ट सक्सेस, तो यहाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का मतलब होगा एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल्स अप टू एंड इंक्लूडिंग द फर्स्ट सक्सेस। देखें, एक्सपेक्टेशन इन अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सिंपली मींस expected number of trials up to and including the first success। वहां क्या था? x was number of successes, तो expectation of x का मतलब था expected number of successes in the end trials। x was number of successes in the end trials, तो expectation of x was expected number of successes in the end trials। और यहाँ पर x total number of trials up to and including the first success, तो expectation of x का मतलब expected number of trials, expected number of total trials that are going to take place up to and including the first success। तो ये तो डेफिनेशन हो गई यहाँ पर एक्सपेक्टेशन की, कि एक्सपेक्टेशन इन अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मींस एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल्स अप टू एंड इंक्लूडिंग द फर्स्ट सक्सेस। अब लॉजिकली सोचें, अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, ग्रेटर देन 4 के आने के चांसेस 1/3 है, इसका मतलब 3 दफा काम करने पे एक दफा सक्सेस आएगी। तो अब अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बताओ कि भाई अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो बताओ कितनी दफा मुझे डाई को रोल करना पड़ेगा कि मैं पहली सक्सेस की शक्ल देख सकता हूँ, कि पहली दफा मैं ग्रेटर देन 4 देख सकता हूँ। तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/1/3, 1/p है ना, तो 1/1/3 विच इज 3। वेरी लॉजिकल। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल्स अप टू एंड इंक्लूडिंग द फर्स्ट सक्सेस इज 3। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 3 ट्रायल्स मुझे करने पड़ेंगे तब जाके एक दफा सक्सेस मिलेगी। और लॉजिकल है, 1/3 का मतलब ही ये है कि 3 दफा करने पर, 3 ट्रायल्स करने पर एक दफा सक्सेस आएगी। तो मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स में यही तो देखता हूं कि पहली सक्सेस आने तक कितने ट्रायल्स करने पड़ेंगे। तो पहली सक्सेस का इंतजार करते करते 3 ट्रायल्स गुजर चुके होंगे, तीसरे ट्रायल में जाके सक्सेस आई। तो वेरी लॉजिकल कि 1/p जो है वो, इसका क्या मतलब है, लॉजिकली इसका क्या मतलब है।
एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतने उतने नंबर ऑफ ट्रायल्स कम होंगे, जल्दी जल्दी सक्सेस अचीव होगी। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अगर ज्यादा होगी तो सक्सेस जल्दी अचीव होने के चांसेस है, इसका मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स कम हो जाएंगे। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कम। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल्स कम हो जाएंगे तो एक्सपेक्टेशन एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मिसाल है 1/6 होती, बहुत कम होती। इसका मतलब अब ज्यादा ट्रायल्स करने पड़ेंगे। एक्सपेक्टेशन ये है कि ज्यादा ट्रायल्स करने पड़ेंगे पहली सक्सेस हासिल करने के लिए, तो 6 ट्रायल्स करने पड़ेंगे। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कम हुई तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स अप टू एंड इंक्लूडिंग द फर्स्ट सक्सेस बढ़ गए। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है अप टू एंड इंक्लूडिंग द फर्स्ट सक्सेस वो बढ़ गए। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड एक्सपेक्टेशन मींस एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल्स अप टू एंड इंक्लूडिंग द फर्स्ट सक्सेस। यहाँ तक बात मैंने, बहुत ही सिंपल बात थी, एक दफा कहकर भी समझ आ सकती थी, लेकिन पता नहीं क्या मसला है, शक्लें नजर नहीं आती ना ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, तो देर होता है बस 2-3 दफा रिपीट कर दूं ताकि कोई मसला ना है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वन वी डोंट नो, वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग। ऐसा हो सकता है कि पहली सक्सेस तीसरी दफा में आ जाए, भाई हो तो ये भी सकता है कि पहली सक्सेस जो है पहली दफा में ही आ जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन एक्सपेक्टेशन का मतलब ये है कि हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं, बाकी तो इट्स प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन लक, कुछ भी हो सकता है। चांसेस अगर 1/100 भी है, 1/100 भी है तो बहुत कम चांसेस है ना, ये तो बहुत ना होने के बराबर है। मतलब एक्सपेक्टेशन तो ये है कि 100 दफा काम करने पर जो है वो एक दफा सक्सेस आएगी, लेकिन फॉर्चुनेटली हो सकता है कि मेरी नसीब में पहली दफा में सक्सेस लिखी हुई हो, सब हो सकता है। जी जी, एक्सपेक्टेशन है इसलिए हम प्रोबेबिलिटी के लिहाज से एक्सपेक्टेशन करते हैं। एक बंदा जो है वो स्कूल में कभी A* एक बच्चा लाया ही नहीं, 10 दफा वो टेस्ट दे चुका है, हर दफा उसका C आता है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन भी ये होगी कि उसका C आएगा। बट ऐसा हो सकता है कि एग्जाम से पहले उसने इतना पढ़ लिया, उसने सब छोड़ के दिन रात पढ़ाई पे लगा दी, बच्चा था भी काबिल, जहीन था। उसने कहा अब मैं अपनी काबिलियत दुनिया को दिखाने जा रहा हूँ। 2 महीने पहले उसने पढ़ाई की और A* आ गई। अब एक्सपेक्टेशन तो C की थी, एक्सपेक्टेड ग्रेड जो कैम्ब्रिज में दिया था वो भी C ग्रेड था। ऐसा होता है ना, एक्सपेक्टेड ग्रेड टीचर्स को देना पड़ता है, बट ऐसा नहीं है कि एक्सपेक्टेड ग्रेड जो भेजो वही आ जाता है। बच्चे ने अगर A वाला पेपर किया है तो A आएगा, A* वाला पेपर किया है तो A* आएगा। तो ऐसा होता है बाज औकात, जो एक्सपेक्टेशन होती है उससे बिल्कुल उलट रिजल्ट आता है। इसी तरह किसी का A* भेजा होता है तो उसका BC भी आ रहा होता है, क्योंकि उसने उतनी एफर्ट एंड में नहीं डाली होती, वो बहुत ज्यादा चौड़े में हो जाता है, वो कहता है भाई मुझे तो सब आता है, या एंड में उसकी बाजू का तबीयत खराब हो जाती है या कुछ मिसहैप हो जाता है तो ग्रेड गिर भी जाता है। तो एक्सपेक्टेशन और हकीकत, इन दोनों में फर्क होता है। कभी कभार मैच हो भी जाती है दोनों चीजें, लेकिन अक्सर मैच नहीं भी होती। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन लक। यही तो गेम है प्रोबेबिलिटी का। सही है, आई होप सफा आई हैव आंसर्ड योर क्यूरी। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाते हैं, और यहाँ से बड़ी अहम बात बतानी है। तो पहले मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूँ, फिर मैं आपको बात समझाता हूँ। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है x इज लेस देन इक्वल टू 6 की, ज्योमेट्रिक के अंदर, तो आप बोलोगे इसका मतलब x की वैल्यू जो है 1 से लेकर 6 तक कुछ भी हो सकती है। तो आप बोलोगे 6 आउटकम्स बनेंगे, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर तो कम से कम 1 होती है, 0 तो हो नहीं सकती। तो अगर x की वैल्यू 1 है तो आप कहेंगे p, x की वैल्यू अगर 2 है तो आप कहेंगे QP, x की वैल्यू 3 है तो आप कहेंगे Q² P, और अगर x की वैल्यू 4 है तो QP, 5 है तो Q⁴P, 6 है तो Q⁵P। अब देखें, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं एक्स की वैल्यू की, आपने 6 की 6 निकाल के ऐड करनी। ऐसे ही करेंगे। अच्छा, एक तरीका तो आपके सामने
आप बोलेंगे जाहिर सी बात है सर ऐसे ही करेंगे। अब मैं आपसे बोलूं बचाओ बच्चों के x इज ग्रेटर देन 6 की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? निकाल सकते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 6 निकाल सकते हो? तो स्पॉन्टेनियस जवाब आता है नहीं सर। बिल्कुल जैसे आप लोग भी चैट पे आंसर दे रहे हैं, सर x इज ग्रेटर देन 6 आई कैसे सकता है? फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स तो डिफाइंड ही नहीं है, तो x की वैल्यू तो 6 से ज्यादा है, x की वैल्यू क्या होगी हमें पता ही नहीं है। x की वैल्यू तो फिर चलती जाएगी 7 8 9 10, फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स थोड़ी ना है यहाँ पर। तो x ग्रेटर देन 6 का मतलब क्या हो सकता है? x कैन बी 7 8 9 एंड सो ऑन। तो जहन में बच्चे के आता है कि सर क्या मसला है? आपने तो इनडायरेक्ट अप्रोच बताई है ना कि अगर मुझे ग्रेटर देन 6 की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो मैं 1 में से लेस देन 6 को माइनस कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ तो इनफाइनाइट आउटकम्स आ जाएंगे और इनफाइनाइट आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी मैं निकाल ही कैसे सकता हूँ? इसका मतलब तो हमेशा फिर मुझे ऐसा ही करना होगा कि अगर मुझे ग्रेटर देन 6 पूछा जाएगा तो मैं डायरेक्ट अप्रोच के बजाय इनडायरेक्ट अप्रोच को फॉलो करूंगा, क्योंकि डायरेक्ट अप्रोच में तो इनफाइनाइट आउटकम्स हो जाएंगे और इनफाइनाइट आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी भला मैं कैसे निकालूं? जहन में तो यही आता है। और बच्चा कहता है 1 में से लेस देन इक्वल 6 माइनस कर देते हैं, और लेस देन इक्वल 6 करके वो 6 आउटकम्स निकालता है और फिर जो आंसर आता है मतलब 6 आउटकम निकाल के ऐड करता है, जो आंसर आता है 1 से सब्ट्रैक्ट कर देता है और कहता है ग्रेटर देन 6 का आंसर आ गया। अब मैं आपको एक ऐसा मैजिक बताने वाला हूं कि आप बोलेंगे सर ज्योमेट्रिक में तो इनफाइनाइट आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी निकालने में ही फायदा है, बल्कि उल्टा मामला हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू 6 निकालने के लिए भी आप बोलेंगे सर लेस देन इक्वल टू 6 में 6 आउटकम्स निकाल के ऐड करना है, हमसे तो नहीं हो पाएगा ये इतनी मेहनत हमसे तो नहीं हो पाएगी। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके बाद आप ये बोलेंगे कि सर ये तो नहीं हो सकेगा, 6 आउटकम्स कौन निकालेगा यार सर, 6 आउटकम्स। अब तक तो आप खुशी खुशी निकाल रहे थे, आप बोल रहे थे और कोई वैलिड ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको इनफाइनाइट आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी निकालने का शॉर्टकट बताऊंगा ना, तो जब आपको लेस देन इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी भी आएगी ना तो आप बोलोगे यार मैं काम करता हूँ, लेस देन इक्वल 6 निकालने के लिए ना मैं काम करता हूँ 1 में से ग्रेटर देन 6 को माइनस कर देता हूँ। अब ग्रेटर देन 6 हालांकि इनफाइनाइट आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी है, बट इसका एक ऐसा शॉर्टकट बताने वाला हूँ कि इसको बताने के बाद आप लेस देन वाले केस में भी इसी शॉर्टकट को फॉलो करना पसंद करेंगे। लेस देन में हालांकि निकल सकता होगा, लेकिन आप बोलेंगे हमसे ना हो पाएगा, हम तो ग्रेटर देन वाला निकालेंगे इनफाइनाइट वाला और 1 से माइनस कर देंगे। तो ये ऐसा नशा लग जाएगा आपको इस शॉर्टकट का। सर शॉर्टकट बता भी दें, अब कितना एक्साइटमेंट क्रिएट करेंगे। अब बता भी दें, थोड़ी सी और एक्साइटमेंट बरकरार रखते हैं। एक बात मिस हो गई थी, वो ये कि बाइनोमियल ज्योमेट्री के फॉर्मूलाज मैंने कहा था मैं फॉर्मूला शीट में दिखाता हूँ। अनग्रुप डाटा के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूलाज पता थे, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो रूट हटा दें तो वेरिएंस की फॉर्मूला बन जाएंगे। ग्रुप डाटा के भी मीन और वेरिएंस और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूलाज पता थे, अगर स्क्वायर रूट हटा देंगे तो यही फॉर्मूलाज वेरिएंस के बन जाएंगे। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स में एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला हमने देखा था, हर आउटकम को कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना था और एंड में सिग्मा। वेरिएंस के लिए हर आउटकम को स्क्वायर करने के बाद कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सिग्मा करना था और एंड में मीन का स्क्वायर माइनस करना था। ये वाले फॉर्मूलाज भी हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में देखे थे, जो कि यहाँ मौजूद है। बाइनोमियल में हमने हालांकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स देखा था, मैंने एक्स यूज किया था, उसने आर यूज किया है। उसने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, नंबर ऑफ सक्सेसेस जो है वो नंबर ऑफ सक्सेसेस जो है उनकी तादाद आर है, मतलब एक्स की वैल्यू आर है। यहाँ आर का मतलब नंबर ऑफ सक्सेसेस है, जबकि मैंने बाइनोमियल में एक्स ही लिखा था, क्या फर्क पड़ता है, उसने आर लिखा हुआ है। तो एनसीआर पी पावर आर क्यू पावर एन माइनस आर। अब आपको पता है एनसीआर लिखने का दूसरा तरीका ये बाइनोमियल में, बाइनोमियल आपने जब पढ़ा था P1 में, बाइनोमियल एक्सपेंशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें आपने एनसीआर पढ़ा था। तो एनसीआर को मैंने कहा था एनआर लिखने का तरीका, उसने P1 की फॉर्मुला शीट में भी लिखा हुआ था। तो ये आपका एन आर हो जाता है, एनसीआर हो जाता है। एनसीआर पी पावर आर एन 1 माइनस पी लिखा हुआ है, जबकि इसको हम क्यू कहते हैं, क्यू पावर एन माइनस आर। तो हमने सीखा था एनसी एक्स, हमने एनसी एक्स सीखा था पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स। यहाँ पर जो है आर की जगह पे, एक्स की जगह पे उसने आर लिखा हुआ है,
इसीलिए जहां जहां एक्स हमने लिखा था वहां वहां आर हो गया। हमने यहाँ भी एक्स लिखा था, यहाँ भी एक्स लिखा था और यहाँ भी एक्स लिखा था, उसने वहां पर आर लिख दिया। अच्छा, म्यू मीन के लिए उसने म्यू का सिंबल यूज किया है, तो मीन इक्वल एनपी। और वेरिएंस के लिए इसने सिग्मा स्क्वायर वाला सिंबल यूज किया। ये दोनों सिंबल हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं, उसके अलावा हमें जरूरत नहीं पड़ती। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम मीन के लिए ये म्यू का सिंबल यूज करते हैं और वेरिएंस के लिए ये सिग्मा स्क्वायर यूज करते हैं। यही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पेरीमीटर्स होते हैं। जब नॉर्मल में जाएंगे तो बताऊंगा इंशाल्लाह। तो बहरहाल ये एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला लिखा है एनपी, और ये वेरिएंस का लिखा हुआ है एनपी क्यू। 1 - p लिखा हुआ है जिसका मतलब है क्यू। तो ज्योमेट्रिक में आप देख सकते हैं कि उसने मीन लिखा हुआ है, वेरिएंस नहीं लिखा हुआ, क्योंकि सिलेबस में भी उसने मीन की बात ही की है, वेरिएंस की बात नहीं की। तो यहाँ भी उसने फॉर्मूला मीन का लिखा हुआ है 1/p, जो कि मैंने आपको एक्सपेक्टेशन के नाम से बता दिया। फिर यहाँ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है पी, पी पहले लिखा हुआ है और क्यू पावर आर माइनस वन। तो मैंने आपको यही बताया था कि क्यू पावर आर माइनस वन पहले और उसके बाद पी। तो क्यू को इसने 1 - p कहा है, तो क्यू पावर आर माइनस वन पहले और पी बाद में। उसने उसका ऑर्डर बदल के पहले पी लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ये S2 का टॉपिक है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल ये भी S2 का टॉपिक है। सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग ये भी S2 का टॉपिक है। तो S1 की फॉर्मुला शीट के अंदर बाकी सब S2 का टॉपिक है, लेकिन ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल आपको नजर आ रहा है, ये नॉर्मल, ये S1 में भी वैलिड है और ये S2 में भी वैलिड है। सही है, तो S1 में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इसका इस्तेमाल होगा, उसको हम देखेंगे इंशाल्लाह। चलें बैक टू वर्क। सर बहुत ज्यादा आपने क्यूरियोसिटी क्रिएट कर ली, अब हमसे मजीद इंतजार नहीं हो रहा, जल्दी से बता दें। तो मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में जो शॉर्टकट है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से निकला। तो मैं आपको पहले समझाता हूँ, फिर ये बातें जो लिखी हैं वो आपके सामने रखता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 5 निकालना है मिसाल के तौर पे। यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 5। तो आप क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 5 निकालना होगा तो क्या करेंगे? आप बोलेंगे यार ग्रेटर देन 5 का मतलब है एक्स की वैल्यू 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है और डॉट 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 डॉट। क्योंकि आपको पता है कि कितने ट्रायल्स होने वाले हैं, तो आपको पता ही नहीं है। तो यहां से आपको पता चला कि आपके पास इनफाइनाइट आउटकम्स हैं। ग्रेटर देन 5 का मतलब होता है 6, 7, 8, 9, 10, 11 और गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, बिकॉज वी आर नॉट श्योर हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रायल्स देयर आर गोइंग टू बी। तो अब हुआ ये कि इनफाइनाइट आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड करनी पड़ेगी, इनफाइनाइट आउटकम्स को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ कॉन्सेप्ट आ जाता है सम टू इन्फिनिटी का। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है बट कॉन्सेप्ट लग गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। तो रिकॉल करें P1 में दिस शॉर्टकट हैज बीन डिराइव्ड, जो अभी बताने जा रहा हूँ, यूजिंग द सम टू इन्फिनिटी फॉर्मूला ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। रिकॉल P1 जिसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा करते थे। सम टू इन्फिनिटी का क्या फॉर्मूला पढ़ा करते थे हम? सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला शीट में लिखा हुआ भी होता है P1 की, एंड दैट इज A/1 माइनस आर। अब A इज द फर्स्ट टर्म एंड R इज द कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो का फॉर्मूला भी आपको याद होगा। कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स अगर दिए हो तो दोनों को डिवाइड करते थे। T2/T1 हो गया या T3/T2 हो गया। ये काम आप किया करते थे, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड किया करते थे। T2/T1, T3/T2। तो A/1 माइनस आर आपका सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला था। और आर निकालने के लिए T2/T1 या T3/T2 या T10/T9 अगले में से पिछला डिवाइड करते थे। अच्छा, अब जब हम 6, 7, 8 की बहुत सारे आउटकम्स देख रहे हैं तो मैंने कहा लिख भी लूं। एक्स इक्वल 6 का मतलब है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 6 थे, मतलब 5 फेलियर्स 1 सक्सेस, तो Q पावर 5 इंटू P। एक्स की वैल्यू 7 का मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 7, मतलब 6 फेलियर 1 सक्सेस। और एक्स की वैल्यू 8 का मतलब टोटल ट्रायल्स 8, मतलब 7 फेलियर्स 1 सक्सेस। आपने कहा ये तो चलती जाएगी कहानी, आप मैंने खाली 3 लिख दी। अच्छा, अब 3 क्योंकि ये टर्म्स है, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। तो फर्स्ट टर्म जो है A, वो है Q पावर 5P। तो आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में मैंने सम टू इन्फिनिटी निकालते हुए न्यूमरेटर में मैंने Q पावर 5 इंटू P लिया, क्योंकि ये आपका फर्स्ट टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म। अच्छा, सेकंड टर्म भी दिया हुआ है, थर्ड भी निकाला हुआ है, तो अगर R निकालना चाहते हो तो सेकंड अपॉन फर्स्ट करो। तो Q6P/Q5P करोगे तो Q ही बचेगा भाई, क्योंकि Q ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है। आप अगर देखेंगे कॉमन रेशियो वो नंबर होता है जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है, उसी को निकालने के लिए हम अगले में से पिछला डिवाइड करते हैं। आप देख सकते हैं कि Q मल्टीप्लाई होता जा रहा है, एक Q में इजाफा हो रहा है। जितने ज्यादा ट्रायल्स हैं, ज्यादा ट्रायल्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एक फेलियर ज्यादा हो रही है।
हर अगले में एक फेलियर ज्यादा है, तो क्यू से मल्टीप्लीकेशन हो रही है, मल्टीप्लाई बाय क्यू, मल्टीप्लाई बाय क्यू। इसीलिए T2/T1 करूं या T3/T2 करूं, आर आपका क्यू आएगा। अच्छा, अब सम टू इन्फिनिटी का जो फॉर्मूला है जो मैं लगा रहा हूं, सम टू इन्फिनिटी, उसका फॉर्मूला है A/1 - R। तो ए मैंने आपको बता दिया था कि ए ये है फर्स्ट टर्म, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, और 1 - R में R की जगह क्यू ले लिया। तो यहाँ पर Q⁵P जो है, Q⁵P आपका फर्स्ट टर्म है, और R की जो वैल्यू है वो Q है, इसका मतलब 1/Q, 1 - Q। A/1 - R था, तो A/1 - Q, तो Q⁵P/1 - Q। और 1 - Q क्या होता है भाई? जब 1 - P को हम Q कहते हैं, तो 1 - Q को भी हम P कहते हैं, क्योंकि P और Q मिला के 1 होता है। तो इस 1 - Q को मैं P लिखा नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि दिस इज P। तो अगर ये चीज P है और P ऊपर मौजूद था, तो 1 - Q भी P है और ये भी P है, इसको काट दिया मैंने, तो इसको काटने में बचा गया Q⁵। तो यहां से पता चला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 5 इज बेसिकली Q⁵। एक्स इज ग्रेटर देन 5 की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? वो Q⁵ है। सही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 5 इज Q⁵। तो ये शॉर्टकट निकल आया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 6 विल बी Q⁵। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन R विल बी Q⁵R। अच्छा, इसको मैं जहन में बिठाने के लिए ये भी बताता हूं, कि आप जहन में बिठाने के लिए, जस्ट टू रिमेंबर, अ फैक्ट टू रिमेंबर, Q की पावर होगी नंबर ऑफ कंफर्म्ड फेलियर्स। अगर x इज ग्रेटर देन 5 है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल जो है पहली सक्सेस को हासिल करते हुए, पहली सक्सेस को हासिल करने के लिए टोटल नंबर ऑफ ट्रायल 5 से ज्यादा हुए, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ ट्रायल 6 हुए। तो अगर 6 ट्रायल्स हुए हैं, तो मिनिमम कम से कम सक्सेस किया है, तो कम से कम फेलियर्स की तादाद कितनी है? 5, तभी Q⁵। तो आप इन सब में देख सकते हो कि Q⁵ कॉमन है, मतलब मिनिमम कंफर्म्ड फेलियर 5 है। तो ग्रेटर देन 5 का मतलब है कंफर्म्ड फेलियर आपकी 5 है। तो ग्रेटर देन 5 का मामला क्योंकि 6 से शुरू होता है, और 6 में आप देख सकते हैं कि कंफर्म्ड फेलियर जो है, कंफर्म्ड फेलियर जो है वो आपकी 5 है। लिहाजा Q⁵ ही आपका जो है सम टू इन्फिनिटी का आंसर है। तो यहां से जहन में रखें कि अगर x इज ग्रेटर देन 5 है, तो आप समझ गए कि पहली सक्सेस 5 के बाद आई, तो पहली सक्सेस मिनिमम भी छठे ट्रायल पे आएगी, 6 दफा में आएगी। लिहाजा 5 दफा तो नाकाम होना मेरे तकदीर में लिखा हुआ ही लिखा हुआ है। लिहाजा Q की पावर हो जाएगी वही नंबर ऑफ कंफर्म फेलियर्स, जो कि 5 है। अच्छा, ये मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूं क्योंकि बाज औकात ग्रेटर देन R नहीं होता, ग्रेटर देन इक्वल टू R होता है। तो मिसाल है ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हो जाए, तब या तो इसको इस तरह सोच लें कि ग्रेटर देन इक्वल टू 7 का मतलब ग्रेटर देन 6 होता है, और फिर कह दें Q⁵, क्योंकि ये मैंने जो शॉर्टकट बताया है, ग्रेटर देन इक्वल टू का नहीं बताया, ग्रेटर देन का बताया। तो एक्स इज ग्रेटर देन R जो है उसकी उसका आंसर है Q⁵R शॉर्टकट में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 6 विल बी Q⁵। बट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है, तो आपने कहा यार ग्रेटर देन इक्वल टू 7 का मतलब 6 से बड़ा, तो आपने इसको रीराइट किया ग्रेटर देन 6 करके, और फिर Q⁵ लिख दिया। बट अगर कोई बोलता है नहीं मैं रीराइट क्यों करूं, मुझे तो डायरेक्ट आंसर देना है, तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का डायरेक्ट आंसर देना चाहते हैं तो सोचें, थोड़ा सोचें। ग्रेटर देन इक्वल 7 का मतलब है कि कम से कम 7 ट्रायल्स होंगे। तो कम से कम जब 7 ट्रायल्स होंगे, ग्रेटर देन 6 का मतलब भी, तो ग्रेटर देन 5 का मतलब क्या था? कम से कम 6 ट्रायल्स होंगे, जिसका मतलब मिनिमम फेलियर्स की तादाद 5 होगी, तो Q⁵ आपका आंसर बना। जबकि ग्रेटर देन इक्वल 7 में कम से कम आपके ट्रायल्स होंगे 7। जब कम से कम 7 ट्रायल्स होंगे, इसका मतलब कम से कम फेलियर आपकी 6 होंगी। कम से कम ट्रायल्स जो है 7 हैं, मतलब कंफर्म फेलियर आपकी 6 होंगी। इसलिए इसका आंसर होगा Q⁵।
तो ऑप्शन ये दे दिया कि ग्रेटर देन इक्वल टू 7 को या तो पहले आप ग्रेटर देन 6 लिख दें और फिर आप क्यू पावर 6 लिख दें, या ग्रेटर देन इक्वल 7 को डायरेक्ट डील करते हैं तो क्यू पावर 7 माइनस 1 समझ ले। मैंने यही शॉर्टकट यहाँ पर लिख दिया, किताबों में ये वाला शॉर्टकट लिखा हुआ है, इसकी बेसिस पर ये शॉर्टकट भी लिख दिया मैंने कि ग्रेटर देन आर के केस में क्यू की पावर आर है, बट ग्रेटर देन इक्वल टू आर के केस में क्यू की पावर आर माइनस 1, मतलब 1 कम हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कंफर्म फेलियर्स फिर आर माइनस 1 हो जाएंगे। ग्रेटर देन आर है तो नंबर ऑफ कंफर्म फेलियर आर होंगी, और अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर है तो नंबर ऑफ कंफर्म फेलियर आर माइनस 1 होंगी। तो यहाँ पर क्यू पावर आर है, ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन आर की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्यू पावर आर है, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्यू की पावर आर माइनस 1। और इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू आर भी निकालनी है, जो कि निकल सकती है, लेस देन इक्वल्स टू 5 निकल सकता है, बट आपने कहा कौन निकाले, क्यों ना मैं ग्रेटर देन 5 निकाल के 1 से माइनस कर दूं। तो आपने कहा लेस देन, हमने लेस देन इक्वल 6 की मिसाल ली थी, तो मैंने कहा लेस देन इक्वल 6 निकालने में भी भाई 6 आउटकम निकालने पड़ेंगे, 6 और ऐड करना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं ग्रेटर देन 6 निकाल के 1 से माइनस कर दूं, और ग्रेटर देन 6 का आंसर डायरेक्ट क्यू पावर 6 है, तो 1 माइनस क्यू पावर 6। अब सोचे कहाँ 6 आउटकम निकाल के ऐड करना, और कहाँ डायरेक्ट क्यू पावर 6 लिखकर 1 से माइनस कर देना, दोनों की वर्किंग में कितना फर्क है। जब ये नशा लग जाए शॉर्टकट का, तो कौन आएगा फिर इतने सारे आउटकम्स को ऐड करने पर। तो ये आपको शॉर्टकट भी मैंने बता दिया, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सम टू इंफिनिटी, लिंकिंग इट विद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जनाब, यहाँ तक बात समझ आ रही है? जो मैंने इतनी मेहनत करके आपके सामने बात रखी है, क्या ये बात आपकी समझ में आई है? एक्नॉलेजमेंट सबसे एक्सपेक्टेशन होती है, तो सब एक्नॉलेज कर दिया करें, सही है? कुछ ने नहीं किया। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सबको क्लियर ही हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये आगे बढ़ते हैं, मूविंग फॉरवर्ड। एक बात यहाँ लिखी हुई है, मोड ऑफ अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो मोड का कॉन्सेप्ट आप सब जानते हैं, क्या होता है मोड? मोड आपको पता है, व्हाट इज मोड? हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में मोड पढ़ा था, ओ लेवल्स में मोड पढ़ा था। वेरी गुड। मोस्ट अकरिंग वैल्यू, मोस्ट रिपीटेड नंबर, शाबाश, जबरदस्त। थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स। तो मोस्ट रिपीटेड नंबर होता है, लेकिन जब प्रोबेबिलिटी के टॉपिक में हम होते हैं ना, हाँ, मोस्ट रिपीटेड नंबर होता है तो हम कहते हैं नंबर विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अगर सिंगल सिंगल वैल्यूज हैं तो हम नंबर विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं, और अगर इंटरवल्स होते थे तो हम देखते थे कि अगर इक्वल क्लास इंटरवल्स है तो हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते थे, और अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल्स है तो हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को देखते थे। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को हम देखते थे। लेकिन अगर सिंगल वैल्यू, जैसे x1 फ्रीक्वेंसी 5, x2 फ्रीक्वेंसी 10, तो फिर हम देखते थे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती थी वो नंबर हमारा मोड होता था। और अगर फिर हमने कुछ सवाल प्रोबेबिलिटी के देखे पिछले टॉपिक्स में, जिसमें मोड पूछा गया था, तो हमने ये देखा था कि वो नंबर जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है वो मोड है, वो मॉडल वैल्यू है। नंबर विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये पहले हम पढ़ते थे, प्रोबेबिलिटी में दाखिल होने के बाद नंबर विद द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, क्योंकि जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है इसका मतलब उसकी अकरेंस के चांसेस सबसे ज्यादा है, तो वो मोड है। तो मोड ऑफ अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज 1। अच्छा, वो क्यों? इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि x इक्वल टू 1 की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है? जी हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 निकालेंगे ना, दैट इज गोइंग टू बी लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 निकालेंगे ना, दैट इज गोइंग टू बी लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है। करके भी देखें, लेकिन लॉजिकली मैं आपको बताऊंगा। मैथ्स का उसूल है, जब कोई नंबर किसी 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो मजीद छोटा होता है। जैसे 5 है, अब जहन में होता है मल्टीप्लाई करने पे नंबर बढ़ेगा। अब मैं आपसे पूछूं सर बताओ मल्टीप्लाई करने में नंबर बढ़ेगा या कम होगा, तो तकरीबन बच्चे कहते हैं सर बढ़ेगा।
तो मैं कहूंगा वेल इट डिपेंड्स कि मल्टीप्लाई हो किससे रहा है। क्या वो मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से हो रहा है जो 1 से बड़ा है, या वो मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से हो रहा है जो 0 से 1 के दरमियान। अगर ये ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है जो 0 से 1 के दरमियान है, तो ये नंबर बढ़ेगा नहीं, छोटा होगा। आजमा के देखें, 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो 2.5 हो जाएगा, तो आप देखें ये बढ़ने के बजाय कम हो गया। जबकि अगर आप 5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 7.5 हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर 1 से बड़ा है, लिहाजा बढ़ गया। तो बढ़ेगा, मल्टीप्लाई हो गया या कम होगा, ये डिपेंड करेगा कि जो नंबर जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर क्या है। अगर तो वो 0 से 1 के दरमियान है, अभी हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, 0 से 1 के दरमियान है तो कमी आएगी, और 1 से बड़ा है तो बढ़ जाएगा मामला। सही है ना। तो जब आप देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 निकालते हैं तो आप लिखते हैं पी। जैसे ही आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 निकालने जाते हैं तो आप करते हैं क्यू पी। तो क्यू भी तो प्रोबेबिलिटी है जो कि 0 से 1 के दरमियान है। तो जब पी को आप क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि 0 से 1 के दरमियान है, तो जो पी का आंसर होता है वो मजीद छोटा होता है ना। और फिर एक छोटा आंसर होता है, उसको हम एक्स इक्वल टू 3 के लिए आप एक और क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्यू पी का आंसर जो छोटा होता है वो एक क्यू से मल्टीप्लाई होने पे मजीद छोटा हो जाता है। तो एज द एक्स वैल्यू इंक्रीजेस, एक्स इक्वल टू आर है, एज आर इंक्रीजेस probability decreases, probability of x equals to r decreases as r increases, therefore probability of x equals to 1 is the greatest। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की खूबसूरती कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी जो है वो x इक्वल्स टू 1 की होती है। तो पहली दफा में, चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कुछ भी है, पहली दफा में सक्सेस मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 1 है, इसके चांसेस सबसे ज्यादा है। एक्सपेक्टेड में हम, एक्सपेक्टेशन में हम देखते हैं कि जितनी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कम है उतने ज्यादा एक्सपेक्टेड ट्रायल्स होते हैं, वो एक अलग मामला है। अभी हम मोड की बात कर रहे हैं, ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। लॉजिकली सोचें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 क्योंकि ग्रेटेस्ट है, लिहाजा हमारा मोड हमेशा 1 होगा। मॉडल वैल्यू ऑफ एक्स, द मोड ऑफ अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज 1। मेरे ध्यान में तो नहीं है कि कहीं उसने पेपर में पूछा है, जब से ये आया है शायद कि मैं भूल गया हूँ, मेरे जहन में लेकिन आ नहीं रहा, क्योंकि मैं सारे पेपर्स रिव्यू करता हूँ लेटेस्ट। लेकिन अगर कभी ये पूछ लिया जाए तो आप इसका आसान सा आंसर दे सकते हैं कि द मॉडल वैल्यू ऑफ एक्स इज 1, एक नंबर के लिए। ये बात भी मैंने आपके सामने रख दी कि मोड ऑफ अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज 1, क्योंकि आप चेक कर लें कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.6 से मिसाल है, तो x इक्वल टू 1 का आंसर 0.6 आएगा, x इक्वल टू 2 का आंसर आएगा 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.6 जो कि 0.24 हो गया, कम हो गया। तो अब आप आगे देखेंगे तो जैसे आगे जाएंगे कमी ही होती जाएगी। x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, या आप टेस्ट करके देख लेंगे तो उसको लॉक कर लें। मोड ऑफ अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज 1। ये वाली बात भी वाजे हो गई होगी। अच्छा जी, अब ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ लिए, हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आर तो नंबर ऑफ ट्रायल्स रिप्रेजेंट कर रहा है ना। बाइनोमियल में हम देखते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो एक्स डिनोटेड द नंबर ऑफ सक्सेसेस, ओवर हियर एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो आर की वैल्यू अगर 5 है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 5 है। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 5 है, इसका मतलब 4 दफा फेलियर और 5वीं दफा सक्सेस। नहीं नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक्स इक्वल्स टू आर जो है, जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी, आर की वैल्यू 1 थी, फिर आर की वैल्यू 2 हो गई, आर की वैल्यू 3 हो गई, जैसे जैसे आर बढ़ता चला जाएगा प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू 1 की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि एक्स इक्वल्स टू 1 की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, लिहाजा जो एक्स की वैल्यू होती है ना, जो एक्स की वैल्यू होती है जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, वही मोड कहलाता है। लिहाजा मॉडल वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स की वो कौन सी वैल्यू है जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो वो एक्स की वैल्यू 1 है, लिहाजा मॉडल वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 1। और इसी को मोड ऑफ अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है।
जी सफा, बात समझ आ रही है नहीं आ रही? हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब एक एग्जांपल देखते हैं। अली मेक्स रिपीटेड अटेम्प्ट्स टू थ्रेड अ नीडल। द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अप टू एंड इंक्लूडिंग हिज फर्स्ट सक्सेस इज डिनोटेड बाय एक्स। अली मेक्स रिपीटेड अटेम्प्ट्स टू थ्रेड अ नीडल। द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अप टू एंड इंक्लूडिंग हिज फर्स्ट सक्सेस इज डिनोटेड बाय एक्स। स्टेट टू कंडीशंस नेसेसरी फॉर एक्स टू हैव अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा ये भी बताऊं, ये एग्जांपल जो है ना किसी अदर बोर्ड से लिया गया है, द बोर्ड्स अदर देन कैम्ब्रिज। आई एम नॉट श्योर पियर्सन एडिक्सल का है ये, एक्यूए बोर्ड का है, किसी बोर्ड का ये है भारत। ओसीआर, एक्यूए, पियर्सन एडिक्सल, बहुत सारे इक्विवेलेंट बोर्ड्स हैं कैम्ब्रिज के, जो यूके के बोर्ड्स हैं। अच्छा, उस अदर बोर्ड में इस तरह का सवाल आता है, लेकिन हमने अपने बोर्ड में अब तक नहीं देखा। 2020 से लेकर काफी 4-5 साल तो हो गए, अब तक हमने नहीं देखा ऐसा कोई प्रैक्टिकल सवाल। इसमें बाइनोमियल में जो कंडीशंस आती थी वो कहते थे स्टेट टू कंडीशंस फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू बी अ सूटेबल मॉडल, दैट्स इट। यहाँ वो कह रहे हैं स्टेट टू कंडीशंस नेसेसरी फॉर एक्स टू हैव अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये जब बोल्ड मैंने इसलिए किया है नेसेसरी फॉर एक्स को, क्योंकि यहाँ पर एक्स को वो बयान कर रहा है। इसका मतलब जब इस तरह की वो बात करता है ना, इसका मतलब वो कहता है जो कंडीशंस तुम लिखोगे ना वो भी इन कॉन्टेक्स्ट लिखोगे। याद है मैंने रिप्रेजेंटेशन और डाटा में बताया था कि दो कमेंट्स जब देने हो तो एक कमेंट मीडियन की बेसिस पर देते हैं और एक कमेंट इंटरक्वार्टाइल रेंज की बेसिस पर देते हैं। पर जो कमेंट होता है वो डायरेक्ट ये नहीं होता कि मीडियन इसका इससे ज्यादा है। दो दो डाटा को कंपेयर करते तो ये नहीं कहते इसका मीडियन इससे ज्यादा है या इसकी इंटरक्वार्टाइल रेंज इसकी इंटरक्वार्टाइल रेंज से ज्यादा है, नहीं। मीडियन ज्यादा है तो हम देखते हैं कि मिसाल है वो क्या है। हमने वेट्स वाला सवाल देखा था कि वेट्स ऑफ कंट्री पी पीपल हैवियर इन पी देन क्यू, या वेट्स ऑन एवरेज ऑफ पीपल इन ऑन एवरेज द वेट्स ऑफ पीपल इन कंट्री पी इज हायर देन वेट्स ऑफ पीपल इन कंट्री क्यू। वेट्स के ऊपर बात कर रहे थे क्योंकि सवाल में जिक्र था वेट्स का, तो हम प्रैक्टिकली सिनेरियो के हिसाब से अप्लाई कर रहे थे। जब वो बयान करे एक्स को और फिर नेसेसरी फॉर एक्स जैसी चीज को लिख दे, तो इसका मतलब जो कंडीशंस लिखूंगा वो इन कॉन्टेक्स्ट लिखूंगा। सिर्फ रटी रटाई कंडीशन, ईच ट्रायल हैज टू पॉसिबल आउटकम सक्सेस एंड फेलियर व्हिच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जामिनर कहेगा जीरो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एट ईच ट्रायल इज कांस्टेंट, एग्जामिनर कहेगा जीरो। तो आपने अप्लाई करना है। तो सवाल पहले पढ़ते, तो मैंने कहा ना ये चीज अदर बोर्ड के अंदर है, हमारे बोर्ड के अंदर कभी देखी नहीं गई, बट पता थोड़ी है कि हमारे बोर्ड में कभी भी नहीं आएगी। क्योंकि हमारा S2 का जो पेपर है उसमें ना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह की कंडीशन जब पूछता है तो वो प्रैक्टिकली अप्लाई करवा के ही पूछता है। और वो इन कॉन्टेक्स्ट मार्किंग स्कीम में लिखता है कि इन कॉन्टेक्स्ट होगी तो मार्क्स मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। S1 वाले एग्जामिनर ने कभी पूछा नहीं है, लेकिन कल को अगर X2 वाले एग्जामिनर को S1 का पेपर दे दिया गया और अचानक ऐसी कंडीशन आ जाए तो, क्योंकि सिलेबस में ऐसी कोई चीज तो नहीं लिखी हुई कि प्रैक्टिकली पूछा जाएगा। वो तो शायद S2 में भी मेरे ध्यान में नहीं है लिखा हुआ है, लेकिन वहां पूछता है ना, तो भाई यहाँ भी पूछ सकता है। इसलिए एग्जाम्पल के अंदर मैंने इसको शामिल किया हुआ है। यू नेवर नो कब बुराई आ जाए। तो हमने पढ़ा हुआ होगा तो हम फिर उसको बुराई को बुराई नहीं समझेंगे इंशाल्लाह, और हम फलाह पा जाएंगे। स्टेट टू कंडीशन नेसेसरी फॉर एक्स टू हैव अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो कंडीशन आप देंगे वो इन कॉन्टेक्स्ट देंगे, इसलिए मैंने यहाँ कंडीशन लिख दी ताकि आपको मसला ही ना हो। अब कंडीशंस बहुत सारी हो सकती थी, पार्ट 1 में वो आप क्या कह सकते थे। अच्छा, आप सवाल पूरा पढ़ा नहीं था ना। अली मेक्स रिपीटेड अटेम्प्ट टू थ्रेड अ नीडल। नीडल में थ्रेड डालने की कोशिश में लगा हुआ है। द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, द टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अप टू एंड इंक्लूडिंग हिज फर्स्ट सक्सेस इज डिनोटेड बाय एक्स। तो एक्स से बेसिकली टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अप टू द फर्स्ट सक्सेस, टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं अप टू एंड इंक्लूडिंग हिज फर्स्ट सक्सेस। तो अब अटेम्प्ट्स अटेम्प्ट्स का जिक्र होना पड़ेगा, अटेम्प्ट का जिक्र करना पड़ेगा प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए। अब कहेंगे ना प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कांस्टेंट, तो आप बोलेंगे अटेम्प्ट्स एट थ्रेडिंग, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सीडिंग इन थ्रेडिंग कांस्टेंट। क्या कहते हैं आप? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कांस्टेंट है। यहाँ सक्सेस क्या है? सक्सेसफुली एबल टू थ्रेड द नीडल। नीडल में सक्सेसफुली थ्रेड डाल देना ये सक्सेस है। तो हम ये नहीं कह रहे, ये नहीं कह रहे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कांस्टेंट, बल्कि क्या कह रहे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सीडिंग इन थ्रेडिंग इज कांस्टेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एट ईच ट्रायल इज कांस्टेंट। ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज कांस्टेंट। तो ओवर हियर द सक्सेस इज टू बी सक्सेसफुली एबल टू थ्रेड द नीडल।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुली बीइंग एबल टू थ्रेड द नीडल इज कांस्टेंट। ये भी कर सकते थे अपने अल्फाजों में, या शॉर्टकट में लिखा हुआ है, क्योंकि मार्किंग स्कीम के अल्फाज हैं उसके, उसी बोर्ड के उसी सवाल के मार्किंग स्कीम के अल्फाज हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सीडिंग एंड थ्रेडिंग इज कांस्टेंट। अच्छा फिर हम कहते हैं ना, द आउटकम ऑफ ईच ट्रायल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटकम ऑफ ऑल द अदर ट्रायल्स। शॉर्टकट में मैंने बताया था, ट्रायल्स हैव इंडिपेंडेंट आउटकम्स, ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पर ट्रायल्स क्या है? अटेम्प्ट्स, अटेम्प्ट्स एट थ्रेडिंग इंडिपेंडेंट। अच्छा हसन, आपका सवाल था, याद है बायोनॉमियल में आपने पूछा था सर ये एक सिमिलर कंडीशन लिख सकते हैं? तो देखिए मार्किंग स्कीम के मुताबिक यहाँ सिमिलर कंडीशंस ही लिखी हुई। कितनी देनी थी? 2 कंडीशंस देनी थी, दोनों सिमिलर ही तो है, मतलब इंडिपेंडेंस का ताल्लुक भी कांस्टेंट से है, लेकिन दोनों अलग अलग दी हुई है। देखें तो यहाँ से भी उस सवाल का जवाब आपको मिल जाता है। अटेम्प्ट्स एट थ्रेडिंग के आप दोनों दे सकते हैं, दोनों अलग अलग कंडीशंस किताबों में लिखी हैं, और लिखने में की हद तक भी आप अलग अलग लिखोगे, और मार्क्स भी आपको अलग अलग मिलेंगे, अलग ही माना जाएगा इनको। तो सक्सीडिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सीडिंग इन थ्रेडिंग कांस्टेंट, एंड अटेम्प्ट्स एट थ्रेडिंग इंडिपेंडेंट। आप कहते हैं ना इंडिपेंडेंट आउटकम्स, ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो यहाँ ट्रायल्स का मतलब है अटेम्प्ट्स। तो यहाँ अटेम्प्ट टू थ्रेड, अटेम्प्ट्स टू थ्रेड द नीडल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, अटेम्प्ट टू थ्रेड द नीडल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इसने थ्रेड द नीडल के बजाय थ्रेडिंग लिख दिया। अटेम्प्ट्स एट थ्रेडिंग इंडिपेंडेंट। पता चला इन कॉन्टेक्स्ट होना जरूरी है, लेकिन सेंटेंस को शॉर्ट भी किया जा सकता है। तो ये आपका पार्ट नंबर 1 हो गया। स्टेट 2 कंडीशंस नेसेसरी फॉर एक्स टू हैव अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा फिर पार्ट 2 में तो आपको पता है, अब वो कह रहा था बताओ क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकें। पार्ट 2 में कहता है अज्यूमिंग दैट एक्स हैज अ डिस्ट्रीब्यूशन जीईओ ज्योमेट्रिक, बोला मान लें कंडीशंस मीट हो गई और एक्स की ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपको पता है कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखने के बाद ब्रैकेट में जो एक वाहिद वैल्यू लिखता है वो उसका पेरीमीटर होता है, एंड दैट पेरीमीटर इज द वैल्यू ऑफ पी। तो यहाँ से इसको देखकर मुझे पता चल जाता है कि पी जो है वो 0.3 है, और जब P 0.3 है तो Q जो है 1 माइनस 0.3 है, इसका मतलब 0.7 है। तो P 0.3 हो गया और Q जो है 0.7 हो गया। अच्छा अब x इक्वल्स टू 5 की जो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, तो आपको पता है ये तो निकालना आसान होगा, आप तो बच्चों वाली चीजें हैं। x इक्वल्स टू 5 है, तब इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स अप टू द फर्स्ट सक्सेस 5 है, तो 4 फेलियर और 1 सक्सेस, तो Q पावर 4 इंटू P, 0.7 पावर 4 इंटू 0.3, विच इज 0.07203। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये गालिबन शायद एग्जैक्ट आंसर आ रहा है जी, एग्जैक्ट आंसर है, तो इसलिए इसको 3SF में राउंड ऑफ करने की जरूरत भी नहीं है, ये 4SF में आप एग्जैक्ट दे सकते हैं, बिकॉज दिस इज एग्जैक्ट। अच्छा फिर आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 7 निकालना, तो आपने कहा ये इनफाइनाइट आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी निकालना, तो बड़े मजे का काम है ज्योमेट्री के अंदर। एक्स इज ग्रेटर देन 7 है, इसका मतलब मिनिमम 8 ट्रायल्स हुए होंगे, कम से कम 7 फेलियर्स हुई होंगी, तो Q पावर 7, यही पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इज Q पावर आर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 7 इज Q पावर 7, क्योंकि नंबर ऑफ कंफर्म फेलियर 7 है, तो 0.7 वॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, 0.7 टू द पावर ऑफ 7। इसका आंसर नॉन एग्जैक्ट आ रहा है, बल्कि इसका आंसर भी एग्जैक्ट आ रहा है, इसका आंसर भी आ तो एग्जैक्ट ही रहा है, बट एग्जैक्ट में बहुत ज्यादा फिगर्स हो जाते हैं, तो फिर वो बेहतर है कि आप उसको एग्जैक्ट लिखने के बाद 3SF में राउंड ऑफ भी कर दें। वैसे तो एग्जैक्ट भी छोड़ देंगे तो मसला नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट है, लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होना लग जाता है, तो फिर आप उसको राउंड ऑफ कर दें। 0.08235543 अप्रोक्सीमेटली राउंडेड टू 0.0824 3SF। सही है, तो ये तो हमने कैलकुलेशन पहले ही सीख ली थी, ये आपने यहाँ से देख ली। ज्योमेट्री के सवाल आप देखेंगे बेटा, पार्ट बी में Q पावर 7 है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एक्स इज ग्रेटर देन आर इज Q पावर आर, तो 0.3 तो P की वैल्यू है, Q की वैल्यू तो 0.7 है ना। यहाँ तो x इक्वल टू 5 अगर है तो 4 Q की पावर 4 है और P 1 है, एक सक्सेस है और 4 फेलियर्स हैं, बट जो इनफाइनाइट आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी निकालना सीखा था उसका तो शॉर्टकट ही ये था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन r इज इक्वल टू Q पावर r। P तो उसमें था ही नहीं शॉर्टकट में, और Q 0.7 है, इसलिए 0.7 पावर r, और r इज 7, 0.7 पावर 7।
प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर तो है ही 0.7। ओके, तो ये हो गया। अच्छा, पार्ट 3, suggest a reason why one of the conditions you have given in part 1 might not be satisfied in this context. Suggest a reason why one of the conditions you have given in part 1 might not be satisfied in this context. अब देखिए, ये अगेन ये वो पार्ट है जो आज तक हमने, जब से ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आया, हमने नहीं देखा। 2020 ऑनवर्ड्स काफी साल हो गए, लेकिन हमने नहीं देखा। लेकिन अदर बोर्ड के अंदर ये सवाल पूछा गया। ये भी बड़ा वन ऑफ इट्स काइंड है, बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है। कह रहे सजेस्ट अ रीजन व्हाई वन ऑफ द कंडीशंस यू हैव गिवन इन पार्ट 1 माइट नॉट बी सेटिस्फाइड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। बोला पार्ट 1 में दावे कर रहे हो जो, वो आपको क्या लगता है कि जो कॉन्टेक्स्ट आपके सामने मौजूद है, जो सिनेरियो इस वक्त मौजूद है, इस कॉन्टेक्स्ट में वो कंडीशन, उन दावे को आप कैसे कह सकते हो कि वो दावा सही नहीं है? दावा तो आपने कर दिया, करना जरूरी था, क्योंकि उसने पूछा ही ये था कि बताओ कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लगे। मैंने कहा ना, ये पार्ट 3 अदर बोर्ड का सवाल में से है, हमारे बोर्ड में कभी नहीं आया। सर हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई? एक्सपोजर बढ़ाने के लिए यार। तालीम भी कोई चीज है, इल्म भी कोई चीज है, एक्सपोजर बढ़ाओ। और मुझे पता नहीं ना, क्या पता कभी कोई ऐसी चीज तकदीर में आ जाए और एग्जामिनर जो है वो ऐसी कोई चीज पूछ ले। बुराई से पहले बुराई की तैयारी कर लो, यही समझदार इंसान की पहचान है। तो पहले से तैयारी कर लें, आखिरत की तैयारी मरने से पहले, समझदार इंसान की पहचान। रोजेदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत रोजों को कबूल फरमाए और ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। दूसरों के हुकूक की तराफी करने से हमें महफूज फरमाए। अल्लाह हुकूकुल इबाद दोनों को पूरा करने वाला बनाए और ज्यादा से ज्यादा इबादत करने वाला बनाए। दुआ में अपने उस्ताद को याद रखा करें। रमजान का मुबारक महीना है, मगफरत का महीना है, अल्लाह हम सब की मगफरत फरमाए। पार्ट 3 में सजेस्ट अ रीजन व्हाई वन ऑफ द कंडीशन यू हैव गिवन इन पार्ट 1 माइट नॉट बी सेटिस्फाइड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। बोलो भाई, जो तुमने कंडीशंस दो दो दी थी ना, उसमें से कोई एक कंडीशन पकड़ के बता दो कि वो कंडीशन क्यों वैलिड नहीं। अब मैं तुम्हें थोड़ा सिनेरियो बताता हूँ प्रैक्टिकली। आपने कहा अटेम्प्ट एट थ्रेडिंग इंडिपेंडेंट, आपका दावा ये था कि पहली दफा अटेम्प्ट करने के बाद दूसरी दफा जो अटेम्प्ट है वो इंडिपेंडेंट है। जबकि ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर पहली दफा में आप नाकाम हो रहे थे तो आप कोई कोशिश करोगे, किताबों में लिखा है ये बातें, आप कोई प्रैक्टिकली कोशिश करोगे, आप लाइट के करीब चले जाओगे। अच्छा, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के नोट्स में आप देखोगे ना, जो बुक के अंदर लिखा हुआ है उसमें भी ये सारी तफसील लिखी होती है कि भाई पहली दफा में नाकाम होने पे आप क्या करोगे, लाइट के करीब चले जाओगे। कोई तो प्रिकॉशन लोगे। धागे धागे को आप जो है वो ज्यादा कुछ रोल करने की कोशिश करोगे, बाजू का कुछ ना कुछ आप करोगे प्रिकॉशन। बाहर लाइट के करीब जाना एक पॉसिबिलिटी होती है। डे लाइट में चले गए, बाहर बाहर गैलरी में चले गए, बैल्कनी में चले गए, तो चांसेस क्या होंगे? इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, क्योंकि नाकामी की वजह से आपको अंदाजा हुआ कि नाकाम हो रहा हूं तो क्यों ना ज्यादा लाइट में चला जाऊं। इसका मतलब तजुर्बे ने सिखाया। आप कह रहे थे सक्सीडिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सीडिंग इज कांस्टेंट, जबकि अगर आपके तजुर्बे ने आपको ये सिखाया कि लाइट में जाना है, तब तो सक्सीडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। एक 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 कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन ये होती है। अच्छा, इसमें कई एग्जांपल्स है। मिसाल, एक बच्चा कैम्ब्रिज का एग्जाम देता है, सक्सेस भी हो सकती है, फेल भी हो सकती है। आप बोलो सक्सेस के चांसेस हर हर अटेम्प्ट में सेम है, ए स्टार लाने के सक्सेस, मिसाल ए स्टार का लाना ए का लाना सक्सेस है, तो ए जो है वो हर दफा ए आने के चांस सेम है? नहीं भाई, पहली दफा में जब वो दे रहा था तो पहली दफा में वो सक्सेसफुल हो भी सकता था और सक्सेसफुल नहीं भी हो सकता था। पहली दफा में अगर सक्सेसफुल नहीं हो तो दूसरी दफा में क्या करेगा? ज्यादा मेहनत करके जाएगा, ज्यादा प्रैक्टिस करके जाएगा, ज्यादा टीचर से अपनी कॉपी चेकिंग करवा के जाएगा, ज्यादा पॉसिबल करके जाएगा, ज्यादा ईयरलीज करेगा, ज्यादा टॉपिकल करेगा, तो अब चांसेस ज्यादा है ये लाने की। कैसे कह सकते हो कि सक्सेस के चांसेस सेम है? अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी दिया हुआ है, दूसरा पर्सपेक्टिव। पहली दफा में पेपर देने के बाद बच्चा डीमोटिवेट हो गया, यार पहली दफा में इतना पढ़ा था, ए ग्रेड नहीं आया, दूसरी दफा में क्या उखेड़ लूंगा। डीमोटिवेट होने की वजह से सक्सीडिंग के चांसेस और कम हो गए, ये भी हो सकता है। ऐसे दोनों पर्सपेक्टिव दे सकते हो आप, यही इस पार्ट का मजा है। जैसे यहाँ पर आप कह रहे हैं कि सक्सीडिंग के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे अगर आप डे लाइट में चले जाते हो, तो दूसरी तरफ ये भी कह सकते हो कि सक्सीडिंग के चांसेस कम हो जाएंगे। क्यों?
क्योंकि थ्रेडिंग करने पर, कभी किसी ने थ्रेडिंग की कोशिश की हो तो धागा खुलने लगता है, धागा खुलने लगता है और फिर धागा जाता नहीं है। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। लाइकली टू इम्प्रूव, ये तो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस से बेहतरी आ सकती है, क्योंकि प्रैक्टिस की वजह से उसको तजुर्बा बढ़ता है, तजुर्बे की वजह से वो अलग अलग प्रिकॉशंस लेता है। लाइकली टू इम्प्रूव विद प्रैक्टिस एंड इंडिपेंडेंस अनलाइकली, आपका दावा जो इंडिपेंडेंस का था वो अनलाइकली है, क्योंकि भाई वो तो इम्प्रूव करेगा। लाइकली टू इम्प्रूव विद प्रैक्टिस हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल इंक्रीज ईच टाइम, हर दफा बेहतरी आती रहेगी, लिहाजा सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। और फिर वो जो बाद में करा था ना कि धागा आगे से खुलने लगता है, तो थ्रेड स्ट्रैंड्स ग्रेजुअली सेपरेट, थ्रेड स्ट्रैंड्स ग्रेजुअली सेपरेट, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल डिक्रीज ईच टाइम। तब एक बच्चा इंक्रीज कह रहा है विद जस्टिफिकेशन, लाइकली टू इंप्रूव विद प्रैक्टिस, और एक कह रहा है डिक्रीज विद जस्टिफिकेशन के थ्रेड स्ट्रैंड्स ग्रेजुअली सेपरेट। If you have the right justification to prove your point, then examiner is going to accept that. अच्छा, किताबों में मिसाल लिखी है ड्राइविंग लाइसेंस। आपको पता है ड्राइविंग लाइसेंस इंटरनेशनली जब भी आप बनवाते हो तो पहली दफा जब ड्राइविंग लाइसेंस में फेल होते हो तो आपको पूरी रिपोर्ट मिलती है आप फेल क्यों हुए। ऐसे मिसाल है, मेरे एक दोस्त ने मुझे एक दफा बताया कि यूए में उसने लाइसेंस देने की कोशिश की और फेल हो गया। कैसे फेल हुआ पता है? कह रहा है मैंने साइड मिरर पे टर्न करते वक्त मैंने लेफ्ट मिरर पे तो देखा था, बट मैंने शोल्डर नहीं देखा। शोल्डर देखकर जो है ना, आपके बिल्कुल बराबर में कोई बंदा आ रहा होता है या बाइक या गाड़ी आ रही होती है उसको पता चल जाता है, शीशे में बाजू का वो नजर नहीं आता जो बिल्कुल बराबर में लगा हुआ होता है। शोल्डर देखने में वो नजर आता है, लेकिन तो अगर आपने शीशे में देखा आपको नजर नहीं, आपने टर्न लिया, आपने ठोक दिया, शोल्डर ना देखने में उसको फेल कर दिया। तो अगली दफा जब वो टेस्ट देगा, उसको रिपोर्ट मिल गई, तब अगली दफा क्या वो गलती करेगा ये वाली? जब उसे इतने पैसे पहली दफा में वेस्ट हुए हैं, यूए में तो धर्म चलते हैं, धर्म इतने वेस्ट हुए हैं, तो दूसरी दफा में वो गलती करेगा नहीं, भाई सीख जाएगा, तब उसके इंप्रूवमेंट के सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये रीजनिंग आप दे सकते हो। यहाँ पर दोनों पर्सपेक्टिव लिखे हुए हैं, जो भी पर्सपेक्टिव लिखते हो उसकी जस्टिफिकेशन दोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो ये जो एग्जांपल है ये मैंने आपके सामने प्रॉपर तरीके से रख दिया। बट पार्ट 1 प्रैक्टिकली एप्लीकेशन ऑफ द कंडीशंस, ये भी हमने अब तक नहीं देखा। और पार्ट 3 जो आपने कंडीशंस दी उसको रद्द किया जाए और बताया जाए कि ये सेटिस्फाई क्यों नहीं हो रही इस कॉन्टेक्स्ट में, ये भी हमने कभी नहीं देखा। बट अदर बोर्ड्स में ये मौजूद है, तो हमारे बोर्ड में ये कब आ जाए, ये कॉन्सेप्ट कब टेस्ट कर लिया जाए, वी नेवर नो। तो एक्सपोजर एनहांसमेंट के लिए मैंने आपके सामने ये बात रख दी है। ये पूरा एग्जांपल मैंने कवर करवा दिया, इसके साथ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सप्रेशन मुकम्मल हो गई। अब आप पास पेपर्स करने की पोजीशन में हैं, एक्नॉलेज कर दें जल्दी से, क्योंकि नमाज का टाइम भी हो रहा है, जमात पढ़ने जाना है। एक जमात तो निकल चुकी है, दूसरी वाली जमात मिल जाएगी किसी मस्जिद में, जल्दी से बता दें। बिल्कुल, चांसेस ऑफ फेलियर में इंक्रीज बिकॉज मतलब सक्सेस की चांसेस कम हो जाएंगे बिकॉज द पर्सन गेट्स टायर्ड सो इट विल नो लॉन्गर रिमेन इंडिपेंडेंट। सही है, हो सकता है वैलिड रीजन, सही है हसन, दिस कैन बी अ वैलिड रीजन टू, कोई मसला नहीं, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड एज फार एज यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू आर सेइंग, एज फार एज द आंसर इज लॉजिकल। सही है, एक्नॉलेजमेंट दे दें जल्दी से। अच्छा, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के सवाल हो सकते हैं नहीं, एक बच्ची ने पूछा सफा, नहीं नहीं कर सकते, क्योंकि ज्योमेट्रिक में ज्योमेट्रिक का तो एक पार्ट होगा, बाकी बाइनोमियल होगा या प्रोबेबिलिटी होगी या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगा। याद रखें ज्योमेट्रिक के जो सवाल हैं उसमें ज्योमेट्रिक तो 2-3 नंबर का होगा, मुश्किल से 2-3-4 नंबर, ज्यादा से ज्यादा 4-5 नंबर हो गया। बाकी बड़े बड़े सवाल जो बने होंगे उसमें पुराने टॉपिक्स मिक्स हो रहे होंगे, इसमें प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, बाइनोमियल सब मिक्स होगा। तो एक सवाल है जिसके अंदर एक पार्ट में ज्योमेट्रिक लग रहा है, 2 पार्ट में बाइनोमियल लग रहा है, ऐसे सवाल मौजूद हैं, तो अब मिक्सिंग आएगी। तो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वाला प्रोबेबिलिटी बुक 1 का तीसरा आखिरी टॉपिक था। बुक 2 का पहला टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये होने चाहिए तब जाके ज्योमेट्रिक के सवाल करेंगे, वरना तो मसला हो जाएगा, आप फंस जाएंगे। क्योंकि ज्योमेट्रिक के सवाल प्योर वाले हैं ही नहीं, क्योंकि ज्योमेट्रिक छोटा सा एरिया है। कैलकुलेशन वाइज देखें ना, अगर आप, मैं आपको कह रहा हूँ थ्योरेटिकली इतनी ज्यादा चीजें नहीं आ रही, तो कैलकुलेशन तो है ही सिंपल और इतनी ईजी, कितनी दे देगा वो? पुराना काम होना चाहिए। सही है, तो अब आपने करना ये कि पुराना काम करके लाएंगे, सवालात पास पेपर्स के अटेम्प्ट करके लाएंगे। अगली क्लास में इंशाल्लाह आपके पास पेपर्स के जो प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि ये मैंने रिसेंट कंपाइलेशन की है, पुरानी जो मेरी कंपाइलेशन थी वो बुक के सवालात थे, तो पास पेपर के सवालात पहली दफा है, तो इसकी रिकॉर्डिंग्स भी एलएमएस पे अपलोडेड नहीं है ना, अवेलेबल है। तो अब आप जब डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, जब आप मसले मसाइल लेकर आएंगे तो हम उसको अगली क्लास में डिस्कस करके अगली क्लास भी ज्योमेट्रिक के नाम कर देंगे, उसके पास पेपर्स के नाम कर देंगे। बट
जितने भी सवाल इसमें आपने करके लाने हैं इंशाल्लाह, कोई एक भी नहीं छोड़ना। और उसके बाद जितने भी मसले मसाइल हैं वो आपने लेकर आने हैं इंशाल्लाह, उसको अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।